नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी हायर के लिए डेट भी आ गई है। यूपी एचएससी की जो परीक्षा है वो परीक्षा अब फरवरी में होगी। 9-10 फरवरी को बताया जा रहा है। तो इस समय रिवीजन का दौर चल रहा है। आपने देखा कि आपके पाठ्यक्रम में जितने उपन्यास लगे हैं उनका रिवीजन हो गया। जो कहानियाँ लगी हैं उन कहानियों का फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को दिया था। और उस फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि मलबे का मालिक, जहां लक्ष्मी कैद है, और दिल्ली में एक मौत, वापसी, शरणदाता, पत्नी कहानी, ताई कहानी, तो इनका मैंने आप लोगों को दिया। अब इसके बाद में आज के इस सेकंड पार्ट में जो रिवीजन होगा उसमें आप देखेंगे कफन कहानी, रसप्रिया कहानी, दुनिया का अनमोल रतन कहानी, कानों में कंगना कहानी, उसने कहा था, आकाशदीप, लाल पानी की बेगम, ग्रेगीन, चीफ की दावत और परिंदे। तो इस तरीके से यूपी हायर के पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ लगी हैं वह आज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और थर्ड पार्ट में दिया जाएगा जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है। खैर, इसमें जो सेकंड पार्ट में दिया जा रहा है ये तो कॉमन है, ये यूजीसी नेट में भी हैं और यूपी हायर में भी हैं। और जो थर्ड पार्ट होगा उस जो केवल यूजीसी नेट में है, जैसे चंदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली एक टोकरी भर मिट्टी, राही, कोसी का घटवार, अपना अपना भाग्य, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, तो ये सब कहानियाँ थर्ड पार्ट में दी जाएंगी। और थर्ड पार्ट का जो वीडियो होगा वो द गुरु एकेडमी पर पब्लिश किया जाएगा। अगर आप नए हैं तो द गुरु एकेडमी को सर्च करके यूट्यूब पर और सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक भी हम इस वीडियो के स्टेटस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो शुरू करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में जानेंगे, फिर उनकी कहानियों की बात करेंगे। इनका जन्म बिहार के औराही हिंगना गांव पूर्वी पूर्णिया में हुआ। बचपन का नाम इनका फनसेरा था। दादी इन्हें टठडुआ कहती थी। इनके पिता का नाम शिलालनाथ मंडल था। माता का नाम पाणो देवी था। फणीश्वर नाथ रेणु की 3 पत्नियां रेखा राय, पद्मा रेणु और लतिका थीं। रेणु क्रांतिकारी भी थे। 12 साल की उम्र में 40 साथियों को मिलाकर वानर सेना का गठन किया और इन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनके बचपन के गुरु रामदेनी तिवारी थे, जबकि इनके साहित्यिक गुरु थे सतीनाथ भादुड़ी। वैसे जब इनकी बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की, तो आपके हायर के पाठ्यक्रम में इनका जो लगा हुआ है ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जल जो लगा हुआ है, जब उसे आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे भूमिका नहीं है, बल्कि श्रद्धांजलि में रघुवीर सहाय और निर्मल वर्मा का जो कथन है वो दिया गया है। निर्मल वर्मा की बात करते हैं तो भूमिका में ही आप देखेंगे, उसी में आप देखेंगे श्रद्धांजलि में, तो रघुवीर सहाय ने कहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु अपनी जो रचनाएं होती थी संस्मरण, उसको उन्होंने जर्नल कहा है। या निर्मल वर्मा का कथन आप देखने को वहाँ पर मिल जाएगा कि बिहार के एक छोटे भूखंड की हथेली पर उन्होंने समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियत रेखा को उजागर किया। ऐसे बहुत सारे कथन मिल जाएंगे। तो इनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है। इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद भी कहा जाता है। उनकी पहली परिपक्व कहानी बंटवारा मानी जाती है, जबकि अंतिम कहानी भित्ति चित्र मानी जाती है। इनका जो कहानी संग्रह है वो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि आप लोग ध्यान दीजिए कि आपके पाठ्यक्रम में जो भी रचनाकार हैं, चाहे वो उपन्यासकार हों, कहानीकार हों, निबंधकार हों, नाटककार हों, उनकी अन्य रचनाओं पर भी ध्यान दीजिए। और अक्सर परीक्षा में उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे प्रकाशन वर्ष के साथ भी मैंने दे दिया है। और ये सारी चीज़ ऑथेंटिक किताबों से दी जाती है। कभी कभी होता क्या है कि आयोग जब प्रश्न बनाता है तो इधर का उधर कर देता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको एक रचना का नाम बताऊं जो आपके पाठ्यक्रम में है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की है अपनी खबर। मुझे लगता है आप सभी ने पढ़ा होगा। अपनी खबर जो रचना है, जब उसका 3रा अध्याय आप पढ़ेंगे, 3रा अध्याय जब पढ़ेंगे, 3रा अध्याय जो दिया गया है वो 3रा अध्याय है अपनी खबर। पहले दिग्दर्शन है, फिर प्रवेश है और फिर अपनी खबर है।
अपनी खबर के प्रारंभ में जो पहला पैराग्राफ है उसमें उन्होंने खुद कहा है कि अपने जीवन के आरंभिक 20 वर्षों की घटनाओं से कसमसाती कहानी मैं सुना रहा हूँ। यानी उनके आरंभिक जीवन के 20 वर्षों की कहानी इसमें है। जबकि जिस प्रकाशक ने इस किताब को छापा है उसके बैक साइड पर लिख दिया है कि पांडे वेचन शर्मा उग्र जो हैं उनके जीवन की 21 वर्षों की कहानी इसमें है। तो अब आयोग अगर बैक साइड को देख ले और लिख दे कि 21 वर्ष तो गलत होगा, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी खबर में कहा कि मैं अपने 20 वर्ष के जीवन को इसमें दे रहा हूँ, 20 वर्ष की कहानी को मैं कह रहा हूँ। तो इस तरीके से कभी कभी गलत हो जाता है। तो जो ऑथेंटिक किताबें जो पाठ्यक्रम में लगी हैं सिर्फ उन्हीं की बात हम लोग करते हैं कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और उसी पर आधारित प्रश्न भी आप लोगों को दिया गया। आज तो सुबह से लगातार लोगों का फ़ोन आ रहा है। जो 700 पेज की PDF है, यानी टोटल 12 PDF हैं, और 12 PDF में मिलाकर 700 पेज हैं। लगभग 5000 प्रश्न हैं। हर यूनिट का अलग है, जैसे उपन्यास का अलग, नाटक का अलग, कहानी का अलग, निबंध का अलग। तो लोगों को दिया जा रहा है। उसके लिए शुल्क में छूट भी चल रही। बहुत सारे लोगों ने आज संपर्क किया सुबह से ही। अगर आप भी संपर्क करना चाहते हैं तो यह नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भी संपर्क करिए। जो शुल्क है, निर्धारित शुल्क, वो शुल्क जमा करेंगे, वो पूरा आपको मिल जाएगा। साथ में ये जो PDF देख रहे हैं यह भी आपको दे दिया जाएगा, कोई चार्ज इसका अलग से नहीं पड़ेगा। यानी जैसे जो सारे उपन्यास हैं, कहानी हैं, आगे निबंध का कराएंगे, नाटक का कराएंगे, वह भी आपको भेज दिया जाएगा। तो ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित जो कहानियाँ हैं वो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, रसप्रिया, ठेस, पंचलाइट, सिर पंचमी का शगुन, लाल पान की बेगम, तीन बिंदिया, तीर्थोदक, सिरचन, तो ये सब कहानियाँ हैं। किस में संकलित हैं? ठुमरी में संकलित हैं। एक श्रावणी दोपहर की धूप में संकलित कहानियाँ कौन सी हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा तो जब हम लोग संक्षेप में चल रहे हैं तो बताने का मौका तो नहीं रहता है। संक्षिप्त में रिवीजन के तौर पर चल रहा है, और इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले लें। यह नंबर भी आपके स्क्रीनशॉट में आ जाएगा जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे अग्निखोर कहानी संग्रह में संकलित कहानियाँ कौन सी हैं? इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले लें। अग्निखोर, मिथुन राशि, यक्ल और भैंस, रेखाएं, वृत्तचक्र, तव शुभ नामे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। एक कहानी का सुपात्र, जैव, मन का रंग, लफड़ा, अग्नि संचारक, वृत्त चित्र की मयूरी। ऐसे आदिम रात्रि की महक कहानी संग्रह में संकलित कहानियाँ कौन सी हैं? इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। देखिए, इससे ये होता है कि एक बार नज़र आपकी अगर पड़ गई, एक दो बार नज़र पड़ती रही, रिवीजन करते रहे, तो जो मिलाने वाले प्रश्न आते कि ये कहानी किसकी है, तो कुछ लोग कहते सर एकदम नया मिल गया, मैंने कभी सुना नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था। तो वैसे प्रश्न भी आप आराम से कर लेंगे। जैसे तबे एकला चलोरे पूछा जा चुका है, ठीक है, नैना जोगिन पूछा जा चुका है। तो ये सब कहानियाँ ऐसी ही पूछी जाती हैं कि जो कहानीकार, रचनाकार आपके पाठ्यक्रम में हैं उन पर पूछा जाता है। अच्छे आदमी कहानी संग्रह में संकलित कहानियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ पर इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मूल कहानी पर आते हैं जो पाठ्यक्रम में है। नामोर सिंह के बारे में किसने क्या कहा? तो नामोर सिंह, फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में किसने क्या कहा? तो यहाँ पर देखें, नामोर सिंह ने कहा है कि निसंदेह इन कहानियों में ताजगी है, और प्रेमचंद की लिखी गांव की कहानियों से एक हद तक इसमें नवीनता भी है। अज्ञे ने फणीश्वरनाथ रेणु को धरती का धनी कहा है, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। निर्मल वर्मा ने कहा है, किस रचना में कहा है? मैंने आपको बताया, ऋण जल धन जल में, कि बिहार के छोटे भूखंड की हथेली पर उन्होंने समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियत रेखा को उजागर किया। वहीं ये कमलेश्वर का भी कथन है। बच्चन सिंह ने कहा कि ग्राम अंचल की तह में घुसकर उनके शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श को समग्रता में चित्रित करने वाले अकेले और आदित्य कथाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। प्रेमचंद की कहानियों में किसानी लय है, तो रेणु की कहानियों में पूर्णिया और मिथिला के ग्राम गीतों के छंद और ध्वनि है। अब यहाँ बात करेंगे तीसरी कसम।
तीसरी कसम चूंकि यूपी हायर के पाठ्यक्रम में नहीं है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, तो ये खैर यूजीसी नेट वालों के लिए है। यूपी हायर में जो लगी हुई कहानी सिर्फ उसी की यहाँ बात करेंगे, क्योंकि समय कम है तो आप लोगों का नुकसान ना हो, ऐसा ना लगे कि नहीं हमारे पास समय नहीं है तो हम इसको क्यों पढ़ें। लाल पान की बेगम आपके पाठ्यक्रम में है। तो लाल पान की बेगम ये कहानी श्रीपत राय द्वारा संपादित कहानी पत्रिका में छपी थी और इस कहानी के विषय के रूप में ग्रामीण समाज के संदर्भ में एक व्यंग है। लाल पान की बेगम में समाज के रिश्तों का चित्रण किया गया है, महिला सशक्तिकरण और स्त्री व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी बिरजू की माँ के रूप में एक अलग वह सशक्त नारी को पेश करती है। कहानी के पात्रों में अगर देखें तो बिरजू जिसकी उम्र 7 साल है, बिरजू की माँ जिसे लाल पान की बेगम कहा गया है, बिरजू की बहन चंपिया जिसकी आयु 10 साल है, जंगी की पतोहू, इसने बिरजू की माँ को लाल पान का बेगम कहा था, मखनी बुआ अधेड़ उम्र की महिला है, बिरजू का पिता एक दब्बू इंसान के रूप में दिखाया गया है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न इनसे और बन सकता है कि बिरजू चंपिया से कितने वर्ष छोटा है या चंपिया बिरजू से कितने वर्ष बड़ी है। तो जब दोनों की आयु आपको पता है तो जाहिर सी बात है कि आप डिटेल में पढ़े रहते हैं तो ऐसे प्रश्नों को भी आप आराम से हल कर लेते हैं। कहानी का प्रारंभ मखनी बुआ के कथन से होता है कि क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या। तो इस कहानी में कहाँ नाच देखने जाने की बात हो रही है? बलरामपुर। जंगी की पतोहू कहती है कि चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। इधर बालक बिरजू जिन बाबा से मन्नत मांगता है कि उसके पिता गाड़ी लेकर आ जाएं तो स्वयं से लगाया गया बैगन का पौधा जो है उससे पहला बैगन वो जिन बाबा को चढ़ाएगा। तो बिरजू की माँ महावीर बाबा को दूनी मनौती देने को तैयार हैं। बिरजू की माँ अपने आप पर बहुत गुस्सा होती हैं, कोसती हैं और कहती हैं कि ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला है, यानी अपने पति को क्या कहा है? गोबर गणेश। बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी हैं, मन ही मन कुढ़ रही हैं, मेला जाने की तैयारी में लगी हैं। गांव में सवाइन की दुकान है जहां पर चंपिया गुड़ लेने जाती है, नहीं आ रही होती है, टाइम लग जाता है तो गुस्साती हैं उसके ऊपर। इधर मखनी बुआ कहती हैं जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही कहती थी कि बलरामपुर नाच देखने जाना है और अब कुछ नहीं बोल रही है। तो जंगी की पतोहू कहती है अरे बुआ, सर्ब मिलिट्री के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहनकर तू भी भटा की भेंटी चढ़ाती तो आज तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनाहर जमीन का पर्चा कट जाता। एक व्यंग करती है जंगी की पतोहू कि अगर उनके पास 4 मन जूट का पैसा है तो क्यों है, क्योंकि मिलिट्री के हाकिम के पास जाकर और इसके बाद इन्होंने 5 बीघे ज़मीन ले ली है, 5 बीघे ज़मीन का पट्टा इनके नाम से हो गया है, तो अब उसी में खेती हो रही है। इसीलिए वो कहती है कि अगर तुम भी जाते तो तुम्हारे घर भी आज 10 मन पाट या जूट जरूर होता। जंगी की पतोहू कौन है उसके बारे में थोड़ा परिचय यहाँ जान लें, क्योंकि संक्षिप्त में चल रहा है तो पूरी कहानी हम लोग नहीं लेकर चल रहे हैं। इतनी सेलेक्टेड चीज़ें हैं कि प्रश्न यहीं से लगभग बन जाता है। जंगी वो रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 महीने हुए हैं उसकी गौना हुआ है, नई बहू बनकर आई है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, उसका पति यानी खसम रंगी जो है वो कुरमा टोली का नामी लठैत है। बिरजू की माँ जंगी की पतोहू की बात का जवाब नहीं देती है, सोचती है कि गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। लेकिन व्यंग में अपनी लड़की चंपिया को आवाज़ देकर बुलाती है, कहती है गांव में तो अब थिएटर बाइस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी हैं, कहीं बैठकर बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी। तो ये एक तरीके से उलाहना दी जा रही है जंगी की पतोहू की तरफ। किसके द्वारा? बिरजू के माँ के द्वारा। इस पर जंगी की पतोहू ने कहा चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। तभी मखनी बुआ की भी दंत पंक्ति खिल उठती है और जंगी की पतोहू को कहती है हट शैतान की नानी। तो शैतान की नानी किसे कहा गया है? जंगी की पतोहू को। किसने कहा है? मखनी बुआ ने कहा है। बिरजू सिद्धू की बहू से कड़ाही मांगने के लिए जाता है, क्योंकि कड़ाही मांग कर लेकर चली गई थी
तो वहीं से जा रहा है मांगने के लिए और लाकर आता है, अपने सर पर टोपी के तरीके लगा रखता है और कहता है देखो मिलिट्री टोपी है। चंपिया ने कहा कि कोयरी टोले में, किस टोले की बात हो रही है? कोयरी टोले की। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी है मैया। बप्पा बोले हैं कि माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे और मलदहिया टोली में जा रहे हैं मियाँ जान की गाड़ी लेने। तो ये सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। जैसे कैसे चेहरा उतर गया? अब ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक, इस तरह से उसका चेहरा उतर गया। अब यहाँ पर जो मलदहिया टोली और कोयरी टोले की बात है, जब फणीश्वरनाथ रेणुका लोग मैला आंचल पढ़ते हैं, मैला आंचल, और बाई दबे यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया गया लाल पानी की बेगम में किन किन टोलों का जिक्र है, तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, मैला आंचल के टोले याद आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना मलदहिया टोला और कोयरी टोला है। बिरजू की माँ गुस्से से बागड़ को कहती है कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। अब पंचकौड़ी मृदंगिया ना सोच लीजिएगा जो रसप्रिया में है, यहाँ पर भी पंचकौड़ी कसाई है, इसका भी जिक्र आया है। बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद आती है। तभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थीं। तो 3 टोलों का जिक्र है, बबुआन टोला, मलदहिया टोला और कोयरी टोला। इस कहानी में गुलाब बाग मेला जाने का भी जिक्र है। गुलाब बाग मेले का जिक्र उस वक्त आता है जब सहुआइन एक बार गुलाब बाग मेले को जा रही होती हैं, तो अपना घर देखने के लिए मखनी बुआ को कह जाती कि बुआ देखती रहना मेरा घर, और मैं जा रही हूँ गुलाब बाग मेले, तुम्हारे लिए तंबाकू भी रख कर जा रही हूँ और अपना पीती रहना। क्योंकि मखनी बुआ हुक्का पीती हैं लेकिन थोड़ा सा तंबाकू रख कर जाती हैं, उसी पर कह रही होती हैं, बात चल रही होती है, तो मखनी बुआ बताती हैं। तो गुलाब बाग मेले का भी जिक्र आया है। बलरामपुर नाच देखने के लिए बिरजू की माँ की बैलगाड़ी से कौन कौन जा रहा था? तो अकेले नहीं जा रही थी, बिरजू की माँ थी, चंपिया थी, साथ में बिरजू था। महिलाओं में जंगी की पतोहू थी, राधे की बेटी सुनरी भी थी, लरेना खवास की बहू भी थी। बहू को कई जगह बीबी भी कहा गया है। तो लरेना खवास की बीबी भी थी, राधे की बेटी सुनरी थी और जंगी की पतोहू। तो इतने लोग जा रहे थे बैलगाड़ी से। कौन कौन था? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये आपने संक्षेप में देखा। अब बात करें रसप्रिया कहानी की, तो ये कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित कहानी है। ठुमरी कहानी संग्रह 1959 में प्रकाशित होने से पहले यह कहानी 1955 में धर्मवीर भारती के संपादन में इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिका निकस में छपी थी, ये ध्यान रखिएगा। और इस कथा के माध्यम से पंचकौड़ी, मृदंगिया और रमपतिया के प्रेम का अत्यंत संवेदनापूर्ण लेकिन एंटी रोमांटिक चित्रण किया गया है। और इसी बहाने पूर्णिया जिले के गांव गिराओं की संस्कृति, रहन सहन, विश्वास, अंधविश्वास, बोली बानी को प्राकृतिक परिवेश के साथ सजीव रूप में अंकित किया गया है। इस कहानी के केंद्र में विद्यापति नाच मंडली का मूलगैन और मृदंगिया पंचकौड़ी है। मोहना का अपरूप रूप देखकर उसे मंडली के नटुआ की स्मृति आ जाती है। धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखों में एक नई चमक झिलमिला गई। चरवाहा मोहना को देखते ही पंचकौड़ी मृदंगिया का मुंह से निकल पड़ा अपरूप रूप। मोहना की आयु 10-12 साल है लगभग। मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ जाता है, कुछ बातें सुनता है, खाने पीने को मिलता है, यही उसका चल रहा होता है। लगभग वो 15 साल से गले में मृदंग लटकाकर गांव गांव घूमता है, मृदंग बजाता है। मोहना मृदंगिया से रसप्रिया गाने का आग्रह करता है, विदापत नाच वाले रसप्रिया गाने का। मृदंगिया सोचता है कि मोहना इतना सुंदर है, कैसे, कितना, जितना मधुकांत ठाकुर की बेटी। ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है। रमपतिया जोधन गुरु की बेटी है, और जब पहले ये जोधन गुरु के यहाँ जाया करता था मृदंगिया, तो वहीं पर रमपतिया का प्रेम हो जाता है। बाद में खैर उसको ये ठुकरा देता है। रमपतिया गुनगुनाती थी, नो अनुराधिनी राधा किछु नाही मानय बाधा। ये पंक्ति आपको ध्यान रखना है कि किस कहानी की पंक्ति है, ध्यान रखिएगा।
मृदंगिया ने रमपतिया पर कमलापुर के नंदू बाबू के साथ अनैतिक संबंध का गलत आरोप भी लगाया है। कहानी में यह भी कहा गया है कि रमपतिया का जो बेटा मोहना है उसका चेहरा नंदू बाबू से मिलता है। खैर, अंत में मृदंगिया को पता चलता है कि मोहना रमपतिया का लड़का है। ये अंत में इसे पता चलता है। तो ये छोटी सी कहानी है जिसे मैंने पूरा डिटेल आप लोगों को पढ़ाया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं कि संक्षेप में चीज़ों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में है दुनिया का अनमोल रतन, प्रेमचंद का, और कफन। ये दो कहानी है। दुनिया का अनमोल रतन यह कहानी कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुई। ये कहानी सोजेवतन में संकलित है। इसमें मुख्य रूप से दो पात्र हैं, दिलफिगार और दिलफरेब। इस कहानी में के विषय में देश प्रेम की भावना है, जवानों की कुर्बानी है, प्रेम का आदर्श स्वरूप है, सच्चा प्रेम है, तीन रत्नों की बात की गई है। इस कहानी का उद्देश्य है लोगों में देशभक्ति जागृत करना। प्रेमचंद ने इसमें कहा है कि गुलामी में जीने से बेहतर मरने का संदेश दिया कि घुट घुट कर जीने को जीना नहीं कहते। देश के लिए अपना खून बहाने वाले सैनिकों के खून के आगे सभी चीज़ों को गौण बताया गया है। जो तीन रत्नों की बात की गई वो तीन रत्न कौन कौन से हैं, तो ये क्रम से हैं। फांसी पर चढ़ने वाले काले चोर की आंखों से टपका हुआ आंसू, प्रेमी तथा प्रेमिका की चिता की मुट्ठी भर राख, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरता है, दिलफरेब मिसोनवाद शहर की रहने वाली, मिसोनवाद इटली का एक शहर है। दिलफिगार जब दिलफरेब, लेकिन ये इटली का कहीं पर कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है कहानी में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इटली कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं तो मिनोस्वाद शहर आप पता होगा इटली में है। खैर, इसको यहाँ से हटा ही दे तो भी बेहतर होगा, क्योंकि कहीं पर भी इटली शब्द का जिक्र नहीं है। दिलफिगार जब दिलफरेब को चिता की राख लाकर देता है, यानी दूसरा रत्न दूसरी बार जब लाकर देता है, तो कहती है कि बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने दूसरे वाले का जिक्र किया है कि लोहे को सोना कर देने की सिफत है। दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी है। लेकिन दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और मेरे पास आ। फिर अंत में जाता है और वो खून का कतरा लाता है, और उसी को कहा गया कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। इसके बाद ईदगाह कहानी की अगर बात करें तो ईदगाह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो ईदगाह को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है। अभी केवल यूपी हायर वाले में जो है सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, कफन कहानी। यह कहानी यथार्थवाद पर आधारित है, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ। इसमें पारिवारिक मुखिया घीसू है। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 3 है, घीसू, माधव और बुधिया। लेकिन बुधिया जो है वो मूक पात्र है, मूक चरित्र है। घीसू के माध्यम से समाज के निम्न और कमजोर वर्ग की दयनीय स्थिति और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में परिवर्तन को दिखाया गया। बुधिया के माध्यम से दिखाया गया कि गरीबी और अंधविश्वास के सामने सच्चाई का दम कैसे घुटता है। घीसू को इस कहानी में दरिद्र, कमजोर, स्वार्थी, निर्दयी, नशाखोर दिखाया गया है। बुधिया मूक चरित्र है। पूरी कहानी घीसू और माधव के इर्द गिर्द घूमती है और इस कहानी में अंधविश्वास का चित्रण किया गया, सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया, व्यंग्यात्मकता दिखाया गया, प्रतीकात्मकता भी है, निर्धनता को भी उजागर किया गया है। कहानी के अंत में कबीर की पंक्ति का उल्लेख किया गया है कि ठगिनी क्यों नैन झमकावे ठगिनी। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है कि यह किस कहानी में है, या यह पद किसका है, या इस कहानी में किसका पद दिया गया है। तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। बुधिया का देहांत परसों वेदना के कारण हुआ था। घीसू और माधव चमार जाति के थे और यह कहानी जाड़ों की एक रात की कहानी है। कहा गया है कि अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये तो उनकी प्रकृति थी। इतना उनके अंदर संतोष था, इतना उनके अंदर धैर्य था
संतोष और धैर्य इस मायने में कि जरा सा कमा लिए, 2 दिन काम किए, फिर ठीक है 2 दिन काम किए, जितना पैसा मिला उसी में अब वो खा रहे हैं, जब खत्म हो जाएगा तब फिर कहीं जाएंगे। इतना संतोष, इतना धैर्य है उनके अंदर। एक आलसी है उस वे में कहा गया है। घीसू की उम्र लगभग 60 साल बताई जा रही है। इसके स्त्री का देहांत बहुत दिन पहले हुआ था। माधव का विवाह तो अभी पिछले साल ही हुआ था। और इस कहानी में शोषण और दरिद्रता माधव द्वारा दिखाया गया। व्यक्ति को भूख, आलस और निकम्मापन पशु तुल्य बना देती है और इन सब के पीछे शोषण व्यवस्था कार्य करती है। पेट की भूख इस तरह से उन्हें पशु तुल्य बना दिया कि बुधिया के कफन के पैसे को भी शराब पीने में उड़ा देते हैं बाप बेटे मिलकर। कहानी में पूंजीवादी और सामान्यवादी व्यवस्था ने मनुष्यता को पात्रता की ओर ढकेल दिया। मेहनत करने वाले और ना करने वाले में से किसी की भी स्थिति बहुत अच्छी ना थी, सिवाय पूंजीपतियों और महाजनों के। कहानी में व्यंग्यात्मकता की बात करें तो यह कहा गया कि दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बाभनों को हजारों रुपए क्यों देते। कौन देखने जाता है कि परलोक में मिलता है या नहीं। भाई बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को बचा ही क्या है। प्रतीकात्मकता की अगर बात की जाए तो दिखाया गया है कि आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने धोतियां ओढ़कर पेट में पांव डाले सो रहे थे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर कुंडलियां मारे पड़े हों। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जब बुधिया की मृत्यु हो जाती है उस समय उनके निर्धनता पर भी लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है कि घर में से तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना जैसा था। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की रकम इकट्ठा हो गई। जमींदार साहब कफन के लिए 2 रुपए देते हैं। कफन के पैसों से जिस तरह वो शराब पी रहे थे, पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। और यह संपूर्ण कहानी कुल 3 अनुच्छेद में है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो केवल महत्वपूर्ण तथ्य है सिर्फ उसी की बात हम लोग यहाँ पर करते चल रहे हैं। अब बात है उसने कहा था कहानी की, जो चंद्र शर्मा गुलेरी की है। गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को कांगड़ा के हिमाचल प्रदेश में हुआ। देहांत 12 सितंबर 1922 को काशी में हुआ। पिता का नाम शिवराम शास्त्री, माता का नाम लक्ष्मी देवी था। 1897 ईस्वी में जयपुर में नागरी मंच की स्थापना में इन्होंने योगदान दिया और समालोचक पत्र का संपादन कार्य भी संभाला 1902 में। इनके जो निबंध हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मारे सामूहिक उठाव बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पुरानी हिंदी अक्सर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। बाकी देवकुल निबंध है, संगीत निबंध है, कछुआ धर्म भी बहुत बार पूछा गया है, आंख निबंध है, महर्षि च्यवन का रामायण निबंध है, शेषनाग की मूर्तियां निबंध हैं। तो ये सब निबंध ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकी जो कहानियां हैं ये कहानियां अक्सर पूछी जाती हैं। उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, ये कहानियां इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इस कहानी में प्रेम का आदर्श रूप, त्याग और वीरता का चित्रण किया गया है। देशभक्ति और देश प्रेम की भावना का चित्रण किया गया है। इस कहानी में निष्काम कर्म करने वाले सैनिक का चित्रण है और यह कहानी 5 अनुच्छेद में है। 5 अनुच्छेद या 5 खंडों में है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कहानी अमृतसर के बम्बू काट बाजार दृश्य से आरंभ होकर युद्ध भूमि और प्रेम के धरातल पर पहुंचती है। अगर हम पात्रों की बात करें तो लहना सिंह जो इसमें नायक के रूप में है, त्याग और ज्ञान से परिपूर्ण है। ब्रिटिश सेवा में 77 सिख राइफल्स में जमादार है। सूबेदार हजारा सिंह उलझा हुआ इंसान है। बोधा का पिता है। सूबेदारनी होरा का पति है। सुलझा हुआ इंसान है, ध्यान रखिएगा, उलझा हो गया है। सूबेदारनी होरा एक भावुक, स्नेहशील, ममतामयी नारी है। वजीरा सिंह हसमुख है, पलटन में विदूषक है। बोधा सिंह सूबेदार हजारा का पुत्र है। अतर सिंह सूबेदारनी का मामा है। कीरत सिंह लहना सिंह का भाई है। पहले खंड या पहले दृश्य में अगर हम देखें तो बम्बू काट बाजार का दृश्य है और इसी में अपने मामा के घर जो गुरु बाजार में रहते हैं 12 वर्षीय लड़का लहना सिंह आता है और 8 वर्षीय लड़की अपने मामा अतर सिंह के घर आई थी। यही 8 वर्षीय लड़की सूबेदारनी होरा है और यही 12 वर्षीय लहना है जो फौज में है।
उनकी मुलाकात एक दुकान पर होती है। लहना सिंह दही लेने आया था और लड़की बढ़िया लेने आई थी। और फिर पूछते हैं तेरा घर कहाँ है? कहती है मंगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तेरी कुड़माई हो गई है? दत्त कहकर शर्मा जाती है। कुछ दिन बाद कहती हाँ हो गई। कहता है कब? कहती कल। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू? क्या होगा कढ़ा हुआ सालू? कढ़ा हुआ सालू। तो ये यहाँ पर आप देखते हैं। और फिर 8 वर्षीय लड़की है, फिर उसकी शादी हो जाती है, कुड़माई हो जाती है। और कुड़माई होने के बाद कितने समय बीत चुका है? 25 वर्ष बीत चुका है। यानी अब सूबेदारनी होरा लगभग कितने साल की है? तो 33 साल की है। और लहना सिंह कितने साल का है? तो लहना सिंह आप देखेंगे 37 साल का हो चुका है। 37 साल का हो चुका है। और फिर बाद की ये कहानी है जो लास्ट में आप देखेंगे। अभी दूसरे खंड में युद्धभूमि, लहना सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह के बीच में बातचीत दिखाया गया। तीसरे चौथे खंड में भी युद्ध की चर्चा की गई, घायल सिपाहियों की चर्चा की गई। बोधा सिंह की देखभाल लहना सिंह द्वारा होता है। और अंतिम खंड में लहना सिंह अपने प्रेम और सूबेदारनी के बारे में सोचता है, घायल रहता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु की खबर अखबार में छपती है। क्या छपती है अभी अंत में आप देखेंगे। महत्वपूर्ण कथन की अगर बात करें तो सूबेदार हजारा सिंह ने कहा है कि लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। लहना सिंह ने कहा कि हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है, सूर्य निकलता नहीं है और खाई में दोनों तरफ चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं। वजीरा सिंह कहता है मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। लहना सिंह ने कहा कि बाल्टी पकड़ाकर। और फिर लहना सिंह कह रहा है कि अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हजारा सिंह कहता है कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना, जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते। लहना सिंह कहता है मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने कहा अरे क्या मरने मारने की बात लगा रखे हो, मरे जर्मन और तुर्क। फिर गाने लगता है। क्या गाने लगता है वजीरा सिंह? वजीरा सिंह का यह गीत भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीत दे दिया जाएगा कि यह गीत कौन गा रहा है। दिल्ली शहर ते पिसोर नु जांदिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मानिए, कर लेना नड़ेदा सौदा आनिए। तो ये गीत कौन गा रहा है? वजीरा सिंह गा रहा है। बोधा सिंह ने कहा कंपनी छूट रही है, कपनी छूट रही है, कपकपा रहा है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। उधर नकली लेफ्टिनेंट साहब बनकर जो आया था तो उससे बातचीत होती है। कहते पिछली लड़ाई में हम लोग जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। और फिर नीलगाय की बात होती है। लहना सिंह पहचानने के लिए नीलगाय की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि नीलगाय के सींग लगभग 2 फीट थी, तो लेफ्टिनेंट कह रहे हैं 2 फीट 4 इंच थी। अब ये समझ जाता है कि हमारे यहाँ के अगर लोग होते तो ये थोड़े कहते कि नीलगाय के सींग होती है, भाई नीलगाय के तो सींग ही नहीं होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो लेफ्टिनेंट साहब का खानसामा अब्दुल्ला था, उसमें बात हो रही कि अब्दुल्ला था। और फिर अब्दुल्ला का जिक्र होता है कि मंदिर में जल चढ़ाने गया था। तो अब्दुल्ला कब से मंदिर में जल चढ़ाने जाएगा? तो इस तरीके से वो जो लेफ्टिनेंट साहब बनकर आया था उसको पहचान लेता है लहना सिंह। लहना सिंह कहता है कि 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी भी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था, बच्चों को दवाई देता था, चौधरी के बड़ के नीचे मंझा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बहुत पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौहत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जानने वाला है। डाक बाबू पोल्हूराम, ये पात्र में कभी कभी गौड़ पात्र भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए पोल्हूराम को ध्यान रखना। पोल्हूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था जो मेरे गांव में पैर रखा तो पोल्हूराम को भी ध्यान रखना
क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपने देखा है कि गौड़ पात्र पूछ लिया गया और मुख्य पात्र पर सभी की नज़र होती है, गौड़ पात्र बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं, तो एक आध प्रश्न कभी कभी ऐसे बन जाते हैं, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। कहा गया कि लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छही नाम सार्थक होता है। हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। लाना सिंह ने सूबेदार से कहा कि तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। भाई सूबेदार जो था वो लहना को छोड़कर नहीं जा रहा था, तो लाना सिंह फिर सूबेदार को समझाया और कहा नहीं, हम ठीक हो जाएंगे, जाकर वहाँ से मेरे लिए गाड़ी भेज देना, और जब घर पहुँच जाना तो सूबेदारनी से कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो लाना सिंह कहता है, जब ये लोग चले जाते हैं, गाड़ी चली जाती है, तो लाना सिंह वजीरा से कहता, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं और सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल हट जाती है। 25 वर्ष बीत गए, यानी पहली बार जब मिला था सूबेदारनी होरा से तब उसकी उम्र होरा की 8 साल थी और लहना की 12 साल थी। अब 25 वर्ष बीत गए हैं मिले हुए। अब लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उसे 8 वर्ष के कन्या का ध्यान ही न रहा। लहना सिंह सूबेदारनी की कही बातें याद कर रहा है कि क्या कहा था सूबेदारनी ने, उसने कहा था तो क्या कहा था, यह कहा था, सुने क्या कहा था, मैं तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए हैं। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों यानी औरतों, हम तीमियों की एक घंघरिया पलटन क्यों नहीं बना दी। मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा फौज में भर्ती हुए अभी 1 साल हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए थे, लेकिन एक भी नहीं जिए, सब मर गए। एक ही औलाद है। सूबेदारनी रोने लगती है, कह रही कि अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम्हें याद है, याद दिलाती है। कहती तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले को, घोड़ा दही वाले के दुकान के पास तांगा वाला का घोड़ा बिगड़ गया था, तुमने उस दिन हमारे प्राण बचाए थे, खुद घोड़ों के लातों के नीचे आ गए थे, मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा किया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, यह कहा था सूबेदारनी ने। तो उसने कहा था, किसने कहा था, सूबेदारनी ने। किससे कहा था, लहना सिंह से। क्या कहा था, तो यहाँ पर यह आपने देखा, लहना का सर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है पानी पिला देता है। लहना सिंह कहता है कि समझता है कि हमारे भाई कीरत की गोदी में हमारा सिर है, ऐसा सोच रहा है। और लहना सिंह कहता है कि अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा 77वीं सिख राइफल जमादार लहना सिंह। तो यह उसने कहा था, कहानी आपने देखा। अब इसके बाद में आकाशदीप कहानी आप देखें, जो कि जयशंकर प्रसाद की है, आपके पाठ्यक्रम में है आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में, देहांत 1937 ईस्वी में हुआ। इनका उपनाम झारखंडी था। काशी में सुंगनी साहू घराना में हुए थे। ये कवि चिंतक भी थे। कलाधार उपनाम से इन्होंने रचना भी किया है। उनकी रचना प्रेम पथिक पहले ब्रज भाषा में थी, बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित हुई। कई बार ये पूछा गया है। उनकी रचना झरना में छायावादी प्रवृत्तियों का दर्शन मिलता है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह जो हैं आंसू है, लहर है, झरना है, कामायनी है। उनकी पहली कहानी ग्राम थी, जो 1911 में इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी कहानी जो ग्राम है, तानसेन है, रसिया बालम है, इस पर बंगला शैली का प्रभाव है। इनकी जो कहानी संग्रह है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा भी जाता है।
कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी पूछा जाता है। किसमें कितनी कहानियां संकलित है इस आधार पर भी पूछा जा सकता है। तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, इस सब का मैंने दे दिया है। आंधी कहानी संग्रह में संकलित कौन कौन सी कहानियां, जो 11 कहानियां हैं वो भी मैंने यहां पर दे दिया है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, क्योंकि घीसू कहानी है। कहीं ऐसा ना हो कि घीसू कहानी आए और घीसू पात्र कफन वाले को याद करके आप प्रेमचंद लगा दें, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है कि आंधी में संकलित है। आकाशदीप, आकाशदीप कहानी जो पाठ्यक्रम में है उसकी बात करें, यह कहानी 7 खंडों या अनुच्छेदों में है। कहानी में के प्रमुख पात्र और उनके परिचय इस प्रकार हैं। चंपा के पिता अनुपस्थित पात्र हैं, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन कहानी में बार बार जिक्र है। मूक पात्र कह सकते हैं, मूक चरित्र कह सकते हैं। मूक चरित्र, मूक चरित्र, मूक पात्र ही कहिए, चरित्र नहीं, सॉरी, मूक पात्र। वो क्षत्रिय थे, मणिभद्र के पोत के प्रहरी थे। मां की मृत्यु के बाद चंपा पिता के साथ पोत पर रहती है। 7 जलदस्युओं को मारकर उन्होंने समाधि ली है, चंपा के पिता ने। और चंपा अपने पिता का हत्यारा किसे मानती है? अपने प्रेमी बुधगुप्त को मानती है। अब तो प्रेमी ही एक है, बाद में प्रेमी ही हो जाता है। चंपा की माँ अनुपस्थित, यह भी पात्र है, अनुपस्थित पात्र हैं, मूक पात्र हैं, फिर भी कहानी में बार बार जिक्र है। माँ की संवेदनशीलता का जिक्र चंपा करती है। माता मिट्टी का दीपक बनाकर बांस की पिटारी में भागीरथी नदी के तट पर टांग देती हैं। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। माँ कहती थी, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। यह कथन पूछा जा सकता है। मणिभद्र पोत का मालिक था। इसने चंपा और बुधगुप्त को बंदी बना रखा था। बुधगुप्त ये बलवान, साहसी और आत्मविश्वासी था। ये जलदस्यु से महानाविक बनता है। इसे चंपा के प्रेमी के रूप में दिखाया गया है। निर्जन द्वीप का नामकरण यही करता है, चंपा द्वीप। और यह ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। कहाँ का है? ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। कौन? बुधगुप्त। चंपा एक क्षत्रिय बालिका है, युवा है, इकलौती है, अविवाहित है, साहसी महिला है, ईमानदार है, नैतिक जीवन जीती है और इसके माध्यम से प्रेम का आदर्श रूप दिखाया गया है। कहानी के जो महत्वपूर्ण कथन है वो यहाँ पर दिया गया है। कहानी का जो महत्वपूर्ण कथन है वो यहाँ पर दिया गया है, उसे आप लोग जरूर ध्यान देखिए। मैंने पहले ही कहा है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हीं का जिक्र हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और जो मूल कहानी है, जहाँ से प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं, सिर्फ उसी की जिक्र हो रही है। बाकी उससे ज़्यादा हम लोग अलग की चीज़ें लेकर नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को आप लोग जरूर ध्यान रखें कि किसमें क्या कथन है, क्या कहा गया है। तो एक एक जो पॉइंट इसमें दिया गया है, उन पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखें। तो इस कहानी के जो महत्वपूर्ण कथन है, उन महत्वपूर्ण कथन की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है, महत्वपूर्ण चीज़ें जो बताया है बुधगुप्त के बारे में, चंपा के बारे में। चंपा एक क्षत्रिय जो बालिका है, ये चंपा नगरी की है, ये ध्यान रखना। चंपा नगरी, चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। तो जो कथन की बात है, हाँ धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। कुल कितने नाविक थे? 10। क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट पड़ा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। बुधगुप्त ने नायक से कहा, जो नायक था, जो प्रहरी वहां पर था, जो प्रहरी के रूप में था, जो नायक था वहां पर, बुधगुप्त से कहा। जब बुधगुप्त खुद नायक बनने की कोशिश करता है तो नायक से युद्ध होने लगता है, लड़ने लगता है, दोनों में लड़ाई होती है। और जब परास्त कर देता है बुधगुप्त नायक को, तब नायक कहता है, मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ में विश्वासघात नहीं करूंगा। तब बुधगुप्त उसे छोड़ देता है। चंपा द्वीप पर पहले सिंघल के वणिकों का प्राधान्य था। चंपा ने कहा कि हमें मणिभद्र ने अपनी पाप वासना के लिए बंदी बनाया था। चंपा कहती कि 8 वर्ष से समुद्र ही मेरा घर है। जया
चंपा को रानी कहती है क्योंकि बुधगुप्त की आज्ञा थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास ना बुझी, पी सकूंगी नहीं, तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है उसी के समान रुदन करूं। चंपा कहती है, अच्छा होता बुधगुप्त, जल में बंदी होना कठोर कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंपा कहती है कि जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं ये वाला कथन। चंपा ने कहा, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। अब इसके बाद में इसका जो अगला वीडियो होगा, इसका जो दूसरा पार्ट होगा, वो द गुरु एकेडमी पर देंगे आपको, क्योंकि समय काफ़ी हो रहा है, 45 मिनट का समय हो गया। और मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि 45 से 50 मिनट कोई व्यक्ति अगर लगातार पढ़ता है तो उसको अच्छे से सीखता है, समझता है और गेन भी कर लेता है। जब उससे अधिक समय होने लगता है तो फिर चीज़ें नहीं समझ पाता है, थोड़ा उसको 5-10 मिनट का अंतराल चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाहे जितने बड़े कॉलेज में आप जाएं, किसी विश्वविद्यालय में जाएं, जहां भी लेक्चर होता है, जो लेक्चर होता है 45 से 50 मिनट का ही निर्धारित किया जाता है लगभग। ठीक है, तो अगला पार्ट इसको द गुरु एकेडमी पर देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम द गुरु एकेडमी का लिंक भी दे देंगे, जिससे आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कल वह वीडियो अपलोड किया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। और जो 700 पेज की बात हुई है और जिस पीडीएफ से आप देख रहे हैं इसकी भी बात हो रही है, अगर चाहिए तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो शुल्क है वो सारा शुल्क आपको बता दिया जाएगा।